नावेद जी, अब स्थिति क्या नजर आ रही भाई? भाजपा तो धर्म पथ से चुनाव पथ, राम काज से राष्ट्र काज, प्राण प्रतिष्ठा से राष्ट्र प्रतिष्ठा के अभियान में लग गई। उसने अपना इलेक्शन कैंपेन का थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया, सपने नहीं हकीकत बुनते इसीलिए लोग मोदी को चुनते। वो इतना आगे निकले जा रहे, इधर अभी बैठक ही नहीं हो पा रही, और बैठक हो भी रही तो उसमें चाय कॉफी से बात आगे नहीं जा पा रही। नावेद शिको जी, बिल्कुल, ये विपक्ष को भी इस कटु सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जितनी मजबूत हो रही है, उतना ही ज्यादा इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल और जो एक विचार किया गया था, जो ये कल्पना की गई थी कि सारे दल जो है वो भाजपा के खिलाफ एक छतरी के नीचे आके इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार करेंगे, सब बिखर रहे हैं। बाकायदा मजबूत बयान आ रहे हैं हर तरफ से। आप अलग हो गया, लगभग तृणमूल अलग हो गई, जो मजबूत पार्टियां जो भाजपा को टक्कर देने की सबूत दे चुकी थी अपने अपने राज्यों में। और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बहुत खराब है, रिश्ता बनने की स्थिति नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आज कांग्रेस के पास में उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं है। इस बात को समाजवादी पार्टी अक्सर कहती रही कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी बताइए पहले, फिर हम बताएंगे कि आपको कितनी सीटें देंगे। उसके बाद में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके दो तीन मजबूत जनाधार वाले नेताओं को तोड़ा काटा, कहीं बसपा से लाए, कहीं कांग्रेस से लाए दो तीन, और उन क्षेत्रों में ही सपा ने रालोद को सीटें दे दी कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस क्या यहां पर हमारे दो तीन मसूद हुए और दो चार लोग जो बसपा से के सांसद से उम्मीद है कि वो कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं, राहुल से मिला है, इस तरह दो तीन जो भी उनके मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे। तो इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ में यहां पर रिश्ता बन नहीं रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से तैयारी करी। मैं एक चीज और याद है, थोड़ा सा समय दीजिए, कि भाजपा जहां अपने को असुरक्षित महसूस करती, कमजोर, वहां ज्यादा मेहनत करती है। मैं एक चीज याद दिलाऊंगा, श्री रामचंद्र जी की कल्पना और उनकी मूर्त हम लोग हमेशा हम लोग के दिलो दिमाग में बसी हुई है, लेकिन पहली बार हमने देखा, श्याम रंग देखा श्री रामचंद्र जी की रामलला की मूर्त को, जो साउथ के पत्थरों से बना हुआ है, वो श्याम रंग है। साउथ का कनेक्शन हो रहा है, साउथ से डोनेशन आ रहा है, मंदिर में सहयोग आ रहा है। इसी तरह कर्पूरी ठाकुर साहब को जो है वो इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पिछड़ों से, गरीबों से कनेक्ट किया, और वो सारे उन्होंने अपने जाल बिछा दिया जिसमें विपक्ष वो जाल ना चल पाए, जहां गरीबों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों की बात हो। तो वो राम मंदिर अपने आप में एक ऐसा फार्मूला है, प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा अनुष्ठान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा तगड़ा कर दिया है, और विपक्ष कमजोर हो रहा है। इस बात को अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। जी अहमद साहब, वो था ना कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। मतलब उम्मीद तो ये थी कि और मजबूती आएगी गठबंधन में, वहां टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा मामला। और सबसे बड़ी खबर बिहार की देहरी पर आकर टिकी हुई है। जिस क्षण वो खबर आ गई उस क्षण तो लुटिया डूब जाएगी। चुनाव सिर पर, और ऐसी खबर आ जाए बिहार से जैसी चल रही बातें, तो क्या लड़ेंगे और कहां लड़ेंगे भैया? तमजीद अहमद साहब, शेर के साथ शुरुआत हुई, मैं तो उसकी बहुत सराहना करना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपने हमारे साथ साथ मोदी सरकार को भी बहुत जबरदस्त फायदा निकला है उस शेर के साथ। जिस तरीके के वादे उन्होंने किए थे कि 2022 में आपको ये मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही आपका शेर मोदी सरकार पे है कि कहाँ तो पैसा चलाएगा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मैशर नहीं शहर के लिए। तो बहुत जबरदस्त आईना आपने मोदी सरकार को दिखला दिया कि जिस तरीके का झूठ, जिस तरीके का प्रपंच, जिस तरीके का बेरोजगारी के खिलाफ, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, सबके साथ धोखा किया और सबके साथ वादा किया। तमजीद अहमद साहब, अच्छा एक निवेदन करना चाहूंगा। आज अगर एक निवेदन कर दूं, फिर आपको पूरा अवसर बोलने का, एक निवेदन कर दूं। आज रोजगार, बेरोजगार, किसान, गरीब, इस सब के जो विषय है ना, मुद्दे, इन पर चर्चा नहीं। आज इलेक्शन प्रिपरेशन पर चर्चा है। इलेक्शन प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज
ठीक, आज उस पे चर्चा है, ये इन पर भी करेंगे चर्चा। आज चर्चा इस पे है गठबंधन कौन कहाँ है, कौन किधर टूटा, कौन किधर गया, किसकी तैयारी कैसी यूपी में। जी मैं भी आप मूल मुद्दे पे ही रहना चाह रहा था, लेकिन आपने शुरुआत में इतना जबरदस्त शेर पड़ा भारतीय जनता पार्टी की, इतना ठीक, उससे आप ज्यादा खुश हो गए, अब उससे बाहर निकल आइए शेर से, अब आगे बात बता। अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ। ठीक है, ममता जी ने कुछ बयान दे दिया, भगवंत मान जी ने कुछ बयान दे दिया, या जहां से कि आप तैयारी की बात कर रहे हैं, किसी ने ये कह दिया क्या कि इंडिया गठबंधन हमने छोड़ दिया। देखिए, अभी सीट का बंटवारा भी बातचीत चल रही है अमिताभ जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है, अभी बहुत लंबा अनुभव है आपका, आपको ही पता है कि जब निगोशिएशन टेबल पे लोग बैठते हैं तो थोड़ा बहुत मरोड़ आदमी करता है कि ठीक है, शायद हमें ज्यादा सीट मिल जाए, हमें कम सीट मिल जाए। ये एक नेचुरल चीज है, इसको आप बहुत गंभीरता से मत लीजिए, ये बहुत नेचुरल थिंग है कि कहीं पे भी जब निगोशिएशन टेबल पे लोग बैठते हैं तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लोग दबाव बनाते हैं, लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। ये तो एक परिपाटी के लिए ये राजनीति थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमको पता ही ये सब चीजें सामने आने वाली है, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। सब कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ठीक है तमजीद अहमद साहब, ठीक, अभी रुकना होगा, मैं आगे चलता हूं। कांग्रेस को भरपूर बधाई, इतने घनघोर अंधेरे में भी जो आशावादी रह ले उसको बधाई दी जानी चाहिए। आज के समय में जहां सब कुछ लुटता दिख रहा हो वहां भी आदमी आशावादी रह ले तो समझ लीजिए वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस बात की गारंटी है, उसको बीपी की दवा नहीं खानी पड़ेगी। कांग्रेस इस मुद्रा में है, करे बयान ही तो है, और क्या हाथापाई होती है राजनीति में, गाली गुप्तार तो नहीं होता, ना हाथापाई होती है कि एक पार्टी के अध्यक्ष ने दूसरे पार्टी के अध्यक्ष को पटक के मारना शुरू कर दिया। बयानों से ही सरकारें बनती हैं और बयानों से ही सरकारें गिर जाती हैं, बयानों से ही गठबंधन बनते हैं और बयानों से गठबंधन चौराहे पर आके हांडी की तरह फूट जाते हैं। ये समझ नहीं क्या, कह रहे बयान ही तो आए हैं। पहले हम सुन, दीपक रंजन जी आपके पास आ रहा हूं, ये टिप्पणी ही सवाल है। पहले कहा गया कि जब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव गए तो कहा गया भाई अखिलेश यादव सुन नहीं पाए थे, हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था, वो शायद नहीं सुन पाए होंगे कि ये विधानसभा के लिए नहीं है गठबंधन। खैर फिर जो तू में हुई सोई, बोले ये लोकसभा वाला है। अच्छा जी, अब लोकसभा में हम सुन रहे ममता जी करें ये लोकसभा का नहीं होगा गठबंधन, मान साहब करें लोकसभा में नहीं होगा, तो अगली किस्त क्या होगी? ग्राम प्रधानी के लिए इंडिया अलायंस बना है कि ग्राम प्रधान का चुनाव जब होगा तो इंडिया अलायंस लड़ेगा एक साथ, बाकी लोकसभा विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे। अब तो लग तो यही रहा, अब तो प्रधानी बचती है, विधानसभा में जूता चल गया, लोकसभा में हो गया कि भाई लोकसभा में नहीं करेंगे अलायंस। तो हम समझना आपसे चाह रहे हैं, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है अलायंस में, कि क्या ग्राम प्रधानी में इंडिया अलायंस कॉमन उम्मीदवार देगा? देखिए अमिताभ जी, अभी आपने कहा ना कि बयानबाजी से पार्टियां नहीं चलती हैं और बयानबाजी से सरकारें नहीं बनती हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकारें जो जुमलेबाजी से बनी है और जुमलेबाजी से चलती है, लेकिन अब इनकी जुमलेबाजी जो है वो चलने वाली नहीं। देखिए इसी तरीके से आरएलडी को लेकर के भी बहुत से मीडिया चैनल्स में, इवन आपके भी डिबेट में हम लोग बैठे थे और खीर को लेकर के उन्होंने बहुत से ऐसी बातें कही थी कि आरएलडी के जो जयंत चौधरी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका एनडीए गठबंधन में जा रहा है। आज क्या परिणाम हुआ? देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म सदैव निभाती है और आरएलडी हमारी पुरानी घटक दल रही है, उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी सीट शेयरिंग को लेकर के और ममता जी, उसके बाद जयराम रमेश जी का भी बयान आया, उसको भी आपको कोट करना चाहिए कि जयराम रमेश जी ने क्या कहा। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं, किसका क्या बयान है किसका क्या बयान नहीं, अभी चुनाव की तारीख नहीं तय हुई है। अरे हम तो फिर भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं अमिताभ जी, इंडिया मोर्चा के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, भारतीय जनता पार्टी में जो इनके पुराने घटक दल हैं, जो इनकी अलायंस पार्टीज है, वो किसको कितनी सीटें देने जा रही है। आज ये कह रहे हैं, आज एक इन्होंने नारा दिया, वो क्या कि सपने नहीं हकीकत है, और कुछ ऐसा नारा दिया उन्होंने, अच्छा लगा सुन करके। सपने तो देखिए इन्होंने बहुत दिखाए, जिस धरती पर, बुलंदशहर की धरती पर, जो 2014 में इन्होंने, अमिताभ जी आपने उस टाइम कवर भी किया होगा और आपको याद भी होगा, उस टाइम उसी धरती से इन्होंने 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने की बात भी कही थी। वो सपने कहां गए? वो जुमलेबाजी कहां गई?
आज जो है ये कह रहे हैं कि हम राम के नाम पे 2024 का ठीक है चुनाव दीपक लड़ने भाई, जा रहे हैं। अरे ठीक है, जनता इनको ठीक है, काम के आधार पर वोट देने जा रही है। अभी ठीक है दीपक बाबू, एक मिनट, चुनाव तक हम लोग बहस करेंगे। जो बात मैंने तमजीद भाई से कही थी वही आपको भी कह दूं। आज हमने विषय को सीमित किया इलेक्शन स्ट्रेटेजी तक, ठीक। 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, हर घर में नल, हर घर में जल, इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। आज विषय अभी नहीं, बीच में नहीं, आज विषय ये है, उसी पर रहना होगा। एक दूसरी बात मैं कहूं कि ठीक है, रुक जाओ भाई, कहा गया कि जयराम रमेश की टिप्पणी का उद्धरण नहीं दिया। दीपक भाई ने कहा बंगाल में जयराम रमेश को कोई समझ रहा है, वहां ममता बनर्जी फैसला करेंगी कि जयराम रमेश फैसला करेंगे, उनके बयान का क्या करें? तो ऐसा कोई फैसला बंगाल में ममता बनर्जी निर्णय करेंगी, नहीं तो कोई ऐसा फैसला। अरे रुको भाई, फिर तो हमें उत्तर प्रदेश में अजय राय के बयान को भी अखिलेश यादव के बराबर खड़ा करना पड़ेगा, वो भी अध्यक्ष है। तब आप कहोगे अजय राय चिरकुट है, हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैसे आपके अध्यक्ष जी राष्ट्रीय हैं। दीपक रंजन, नवस्य को गलत तो नहीं कहा, ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय हैं जैसे अखिलेश जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को तो उनका और जयराम का क्या मुकाबला भैया? अच्छा रुक जाओ दीपक, रुक जाओ। दूसरी बात मैं एक बात कह दूं, एक बौद्धिक बात स्पष्ट हो जाए ताकि आगे बहसें चुनाव में चलेंगी तो उनमें तथ्य गलत नहीं हो। एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए इंडिया और एनडीए में। दीपक भाई आप भी और तमजीद भाई आप भी और राघवेंद्र जी भी। इंडिया का जो गठन है, गठन तो अब क्या है, अब तो विखराव है, लेकिन जो भी उसका एक तंबू के नीचे जो है उसमें सब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 60-70% का भी स्टेक रखती हो अकेले नवेश को, ठीक। एनडीए का जो कंपोजिशन है उसमें बीजेपी 90% प्लस स्टेक अकेले रखती है, ठीक। इसलिए दोनों की कार्यशैली में जमीन और आसमान का अंतर रहेगा, ठीक। आप ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को, आम आदमी पार्टी जिसकी 2 राज्य में सरकार है, या ममता बनर्जी जो 2 बार चुनाव जीतकर सरकार चला रही है आंध्र में, अरे बंगाल में, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। वो फिर बौद्धिक बात नहीं रहती। इसलिए मानकर चलिए कि दोनों का कंपोजिशन अलग है, दोनों का बेस अलग है, इंडिया का अलग, एनडीए का अलग। खैर राघवेंद्र जी, मसला भाई विपक्ष कह रहा है कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो बातें हो जाएंगी, फिर निपट सुलझ लेंगे। आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है? एक और अब जो नई परिस्थितियां बनी अयोध्या के बाद से, मैं खासतौर पर अयोध्या का उल्लेख करूंगा। अयोध्या के बाद से जो परिस्थितियां बनी कि पूरे देश का मन अयोध्या में, जो शारीरिक तौर पर सशरीर अयोध्या नहीं भी हैं, वो मन से अयोध्या में है। 5 लाख 5.5 लाख आदमी, सोचिए इस भीषण शीतलहर में अयोध्या में। उस परिस्थिति में अब आपको क्या दिखाई दे रही? राजनीतिक परिस्थितियां किस ओर जाती दिख रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही सधे कदमों से राजनीति करती है और हम लोग देश और प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम नहीं करते, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं अभी चुनाव में देर नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, गालिब ख्याल अच्छा है मन बहलाने को, इसमें क्या कहा जा सकता है जब इनकी आंखों में पर्दा ही पड़ा हुआ है। अब चुनाव के बिल्कुल हम लोग बेला में खड़े हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, इन्हें लग रहा अभी चुनाव के बहुत दिन बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हो रही आवाज, भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल। याद करिए, जब 2022 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसको बाद से लेकर के उत्तर प्रदेश से हम लोग बहुत ही ईमानदारी से सदैव कामों से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले नए मतदाता बनाए,
उसका पुराने मतदाताओं से संपर्क किया, नए मतदाताओं से संपर्क किया, अपनी नए मतदाता जो बनाए उनसे अपनी विचारधारा बताने गए। उसके बाद हम लोगों के जितने भी मोर्चा प्रकोष्ठ है सब लोगों के अलग अलग बैठकें की, हम लोगों की नियमित बैठकें होती रहती हैं। हम लोगों ने संगठन में व्यापक रूप से फेरबदल किया, हम लोगों ने विधानसभा प्रभारी बनाए, लोकसभा प्रभारी बनाए, लोकसभा संयोजक बनाए। मेरा कहने का मतलब है हमारा जो गठबंधन है, हम लोग जो है एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। इसके इधर हम एनडी गठबंधन देख लीजिए, एनडी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है अमिताभ जी। इनमें बैठकों में क्या तय होता है कि मीडिया कौन सेट करेगा, अखबार कौन सेट करेगा, फोटोग्राफी कौन सेट करेगा, लेंस की व्यवस्था कौन करेगा। इसके अलावा आज तक ये बैठक जो है आगे नहीं बढ़ पाई है। तो देखिए अब जो एनडी गठबंधन कहां पर खड़ा है, जहां जहां चरण पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार अमिताभ जी दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल गया, बिहार गया, पंजाब गया, उत्तर प्रदेश गया, लेकिन फिर भी इन्हें लग रहा है इनका गठबंधन है। चलिए ठीक है, आगे आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीटों जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है अमिताभ जी, और वही हमारे उत्तर प्रदेश में वही हमारी दूसरी बात, आपने जो लोकसभा ये जो बनाया राम जन्मभूमि वाला, देखिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में घेरते रहते हैं। देखिए ये जो है कांड वाली व्यवस्था या अन्य जो व्यवस्थाएं थी भारतीय जनता पार्टी अमिताभ जी नहीं देख रही थी। हमारे सभी प्रवक्ता, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो चाहे प्रदेश की व्यवस्था हो, वो जो है न्यास मंच की व्यवस्था थी, अलग थी बिल्कुल। लेकिन एक बात सही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर के निरंतर संघर्ष किया है। हमारे लंबे समय से चुनाव के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें हम लोगों ने खोए हैं, और हम लोगों ने जो है 4-4 सरकारें खोई हैं। हमारा बहुत अपमान हुआ है इस विषय को लेकर के। ये लोग पूछा करते थे कि आप मंदिर नहीं बनाए, मंदिर जो बनाएंगे उसकी डेट नहीं बताएंगे। अब डेट भी बताए, अब ये लोग छिद्रान्वेषण बेवजह क्या कर रहे हैं। देश की जनता ठीक है, अभी रुकना होगा राघवेंद्र सिंह जी, रुकना होगा।